वैरोधिक आहार की अगर हम बात करते हैं तो इसका वर्णन चरक ने सूत्र 26 में किया है। तो देखिएगा श्लोक नंबर आप 85, श्लोक नंबर 85 देखिएगा, पेज नंबर 521, 521 पुरानी किताब में 521 पे है। तो जैसा कि इसकी परिभाषा लिखी हुई है, यत किंचित दोषम आश्राव्य न निर्हरति कायतः। मिला कुछ ऐसा श्लोक? यस सर। तो ये जो फर्स्ट हाफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई आहार द्रव्य औषधि दोषों को अपने स्थान से उभार दे, एग्रीवेट कर दे, पर उसे शरीर से बाहर ना निकाले। तो वैरोधिक आहार या औषधि वही कार्य करते हैं कि दोषों को अपने स्थान से एग्रीवेट कर देते हैं, उभार देते हैं, लेकिन शरीर से बाहर न निर्हरति कायतः, मतलब शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं। वे सभी आहार द्रव्य अहितकर या वैरोधिक आहार श्लोक हैं। नंबर क्या है? क्या हुआ? श्लोक नंबर तो यद किंचित दोषम आश्राव्य न निर्हरति, मतलब दोषों को उभार दे परंतु उनको शरीर से बाहर न निकाले। तो ऐसे आहार जातम तत् सर्वम आहाता योग पद्यते, मतलब अहितकर आहार की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो वैरोधिक आहार के घटक द्रव्य हैं 18 हैं। ठीक है, वैरोधिक आहार के घटक द्रव्य बताए गए हैं, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 18। यहाँ पे जो अगले श्लोक में देखिएगा, वैरोधिक आहार के घटक देश काल अग्नि मात्रा, साथ में वायु, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग विरुद्ध, हृदय विरुद्ध, संपद विरुद्ध, और लास्ट में 11 को 18 बना लीजिएगा, गलती से 11 लिखा हुआ मिला। यस सर। को 18 बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा जल, लिख के क्रॉस कर लीजिएगा कि वैरोधिक आहार की घटक द्रव्य में देश काल अग्नि मात्रा ये सब तो है, जल नहीं है, तो जल लिख के क्रॉस कर लीजिएगा। जैसे पहला ये देश विरुद्ध, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। धनवन देश अर्थात जंगली देश या मरुभूमि में रुक्ष और तीक्ष्ण आदि द्रव्यों का सेवन करना। एक हम लोग सामान्य सिद्धांत पढ़ते हैं, एक विशेष सिद्धांत पढ़ते हैं। तो जो जंगल देश है, जो मरुभूमि है, वो ऑलरेडी रुक्ष और तीक्ष्ण है। बात समझ में आ रही है हमारी? वहां पे अगर आप रुक्ष आहार का, तीक्ष्ण आहार का सेवन करेंगे तो सामान्य सिद्धांत से वो वात को और बढ़ा देगा। क्लियर हुआ? यस सर। वैसे ही आनूप देश में जहाँ पे कफ बढ़ा हुआ है, वहां पे आप शीतल आहार का अगर सेवन करते हैं तो वो कफ को और बढ़ा देगा। यानी कि जिस देश में व्यक्ति है, अगर उस अपने देश की गुण के अनुकूल, अनुकूल करिए मतलब उस दोषों को उभारने वाले आहार का सेवन कर रहा है, जैसे कि मरुभूमि में है तो रुक्ष आहार का सेवन अधिक कर रहा है, तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार वात बढ़ेगा। अगर आनूप देश में है, ऑलरेडी उसका कफ बढ़ा हुआ है, कफज है, और वो कफज आहार का सेवन कर रहा है, तो ये वैरोधिक आहार हुआ देश के अनुसार, इसको देश विरुद्ध बोलते हैं। अगला देखिएगा, काल विरुद्ध है। जाड़े के दिनों में शीतल, रुक्ष आदि आहार और औषध द्रव्यों का, जाड़े के टाइम में वैसे ही शीत होता है, रुक्षता होती है, आप देखिए स्किन ड्राई हो जाती है। और अगर वहाँ पे कोई ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार आहार अपना गलत रखता है तो वो काल के अनुसार हो गया, काल के विरुद्ध हो गया, है ना। यानी कि हमको शीत ऋतु में उष्ण आहार का सेवन करना चाहिए। उष्ण यानी ग्रीष्म ऋतु में कैसा आहार सेवन करना चाहिए? शीतल द्रव्यों का सेवन, ऐसा चरक ने भी ऋतुचर्या में बताया है। ये तो हुआ काल के विरुद्ध। अगला है अग्नि के विरुद्ध। भाई जैसी हमारी जठराग्नि है, हम अपनी जठराग्नि के अनुकूल कार्य न करें, न भोजन ग्रहण करें, है ना। हमारी अग्नि बहुत दुर्बल है, बहुत वीक है, और हम बहुत ज़्यादा अपने अग्नि के विपरीत जो है, बहुत ज़्यादा अगर हम भोजन कर लेते हैं तो वो हमारे आहार का पाचन नहीं कर पाएगी। इसके विपरीत अगर हमारी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है और हम आहार बहुत नपा तुला ले रहे हैं, वो भी हानिकारक है। अग्नि तीक्ष्ण है, आहार का सेवन कर जाएगी, उसके बाद क्या करेगी? वो हमारे धातुओं का भी पाचन करने लगेगी। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं
कहाँ पढ़े हैं, किस चैप्टर में पढ़ाया था? सर ऋतुचर्या में, हेमंत ऋतु में है सर। और कहीं बताओ। ग्रहणी। सर राज यस सर, ग्रहणी। तो ये हुआ अग्नि के विरुद्ध, ठीक है। एक अग्नि विरुद्ध यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, वो अक्सर पूछा जाता है कि 4 प्रकार के जठराग्नि के रहते हैं, उसके अनुसार आहार न मिला तो अग्नि विरुद्ध हो जाता है। इसके बाद मात्रा विरुद्ध, हम लोग कहते हैं कि बच्चों को मधु और सर्पी चटाते हैं, लेकिन वो सम मात्रा में नहीं होना चाहिए, विषम मात्रा में होना चाहिए। अगर सम मात्रा में मधु और सर्पी मिला देंगे तो वो पॉइजन का कार्य करता है, जहर का काम करता है, ठीक है ना। तो देखिएगा मात्रा विरुद्ध क्या है, मधु और घृत सर्पी सम मात्रा में, ये मात्रा विरुद्ध हो गया। अगला है सात्म विरुद्ध, जिस पुरुष को कटुरस और उष्णवीर आहार प्रकृति के अनुकूल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए मधुर और शीतवीर का आहार सात्म विरुद्ध होता है। मतलब जैसे हमको सिर्फ और सिर्फ उष्ण वीर्य वाली औषधियां ही अनुकूल हमारे लिए है, और हमको जो है शीत वीर्य की औषधियां हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हम उनको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हम साथ में नहीं है उसके लिए, वो साथ में विरुद्ध हो गया, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी उस आहार को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो साथ में विरुद्ध हो गया। अगला है दोष विरुद्ध, क्या लिखा हुआ है, वात पित्त कफ इन दोषों के समान गुण वाले अभ्यास विरुद्ध आहार औषध कर्म का सर्वदा अभ्यास अर्थात सेवन करना वातादि दोष के विरुद्ध कहा जाता है। मतलब अगर वात बढ़ा हुआ है और आप वात वर्धक, देखिए इसके पहले वाले में जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट मैंने वही बताया आपको, लेकिन वो किसके परिप्रेक्ष्य में बताया, देश के परिप्रेक्ष्य में बताया। तो देश के विरुद्ध था, अनूप में कब बढ़ा हुआ है तो हम शीत आहार का सेवन करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, देश विरुद्ध हो जाएगा। वैसे मरुभूमि रुक्ष है और वहां पे हम रुक्ष आहार का सेवन करेंगे तो वो भी देश के विरुद्ध हो गया, क्योंकि वो समतुल्य दोष को एग्रीवेट करेगा। वैसे दोष विरुद्ध में क्या हुआ, पार्टिकुलर कोई दोष बढ़ा हुआ है और आप उस दोष को बढ़ाने वाले और एग्रीवेट करने वाले आहार द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, वो क्या हो गया, दोष के विरुद्ध हो गया। इसके बाद है संस्कार के विरुद्ध। हम जानते हैं संस्कारों ही गुणांतराधानम, संस्कार के द्वारा गुणों में वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है ना। लेकिन कभी कभी संस्कार हमेशा फायदेमंद नहीं होता, कभी कभी संस्कार से नुकसान भी होता है। तो जैसे एरंड की लकड़ी में छेद कर भुना हुआ मोर का मांस विष के समान होता है। एरंड का सीका लिया और उसमें मोर का मांस फंसाया और उसको जलाते हैं, भूनते हैं, तो वो जो है संस्कार विरुद्ध हो गया, है ना। तो वो मोर का मांस विष के समान हो जाता है। वीर्य विरुद्ध क्या है, वीर्य में शीतल द्रव्यों को उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों के साथ मिलाकर, इसका एक एग्जाम्पल जो है मत्स्य और मछली है, और सॉरी मत्स्य और क्षीर। जो क्षीर होता है, दुग्ध जो होता है वो शीत वीर्य होता है, जो मछली होता है वो उस, मतलब दो विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का एक साथ सेवन करना, ठीक है, वो वीर्य विरुद्ध हो गए। वहां पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। मछली और दूध का एक साथ सेवन, मछली जो है आपका उष्ण वीर्य है और दूध जो है शीत वीर्य है। आगे बढ़ें। यस सर। 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, ठीक है। कोष्ठ के विरुद्ध अगर हम आहार का सेवन करेंगे, अभी एक अग्नि के विरुद्ध बताया था, जो कॉन्सेप्ट हमने अग्नि में बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोष्ठ में भी लगेगा। क्या लिखा हुआ, जिस पुरुष का कोष्ठ क्रूर होता है उसके लिए मात्रा में बहुत कम मंदवीर्य और मल को न निकालने वाला मृदु कोष्ठ, है ना। कि मतलब क्रूर कोष्ठ का व्यक्ति है और हम उसको जरा सा रेचन द्रव्य दे रहे हैं तो कार्य करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही कोई व्यक्ति मृदु कोष्ठ वाला, क्रूर कोष्ठ वाला है और उसको हम जरा सा दे रहे हैं, अल्प मात्रा में दे रहे हैं,
मृदु औषध दे रहे हैं तो कोई असर नहीं करेगा। एंड इसका उल्टा भी हो सकता है। क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है थोड़ा सा, और मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को बहुत तीक्ष्ण औषधि आप दे दें तो दोनों हानिकारक है, ये कोष्ठ विरुद्ध हो जाएगा, है ना। इसके बाद है अवस्था विरुद्ध। परिश्रम, मैथुन, व्यायाम, इन कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा, हम आपको बताएं हैं कि ये सभी फैक्टर्स कैसे होते हैं, वात को बढ़ाने वाले, है ना। तो ये सभी कार्य करते हुए भी व्यक्ति अगर वात को और बढ़ाने वाले आहार का भी सेवन कर लें तो वही बात है, सुपर धमाका हो जाएगा। एक तो हाँफते हुए दौड़ के आया है और वात को बढ़ाने वाले आहार का भी सेवन कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज करके आया है और वात को बढ़ाने वाले आहार का भी सेवन कर लेगा तो वात और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हुआ अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध में जो हमने अपने से एक उदाहरण लिया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। बाल्यावस्था में क्या बढ़ा रहता है? कफ। युवावस्था में पित्त बढ़ा रहता है और वृद्धावस्था में वायु बढ़ी रहती है। तो हम इन अवस्थाओं के विरुद्ध भी अगर आहार का, यानी कि बाल्यावस्था में अगर कफ को बढ़ाने वाले आहार का सेवन कर रहे हैं, ये भी अवस्था विरुद्ध होगा। या वृद्धावस्था में अगर वात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन हम करा रहे हैं तो वो भी अवस्था विरुद्ध में आएगा। मुझे पता है लिख नहीं रहे होंगे, लेकिन बाद में लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, वहां से देख के जो भी पॉइंट नोट करना रहेगा लिख लेना। वैरोधिक आहार रटा नहीं जाता, अगर आपने समझ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रट्टा नहीं मारा जाता है इसको। ये हुआ अवस्था विरुद्ध। 11वां है क्रम विरुद्ध। हम जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में भी भोजन के करने का क्रम बताया गया है कि हमको अगर रसों का भी देखिए आप क्रम, रसों का भी क्रम बताया गया। पहले मधुर का सेवन करेंगे, फिर अम्ल लवण, फिर कटु तिक्त कषाय, इस तरीके से काश्यप ने भी बताया हुआ है। सुश्रुत में भी आया है कि पहले हमको किस आहार द्रव्य का, सुश्रुत में देखेंगे 45-46 चैप्टर, वहां पे वर्णन आया है कि हमको भोजन करते समय पहले क्या सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन कब करना चाहिए, कब कैसे क्या करना चाहिए, है ना। तो एक क्रम बताया गया है। अगर हम उस क्रम के विरुद्ध अगर आहार का सेवन कर रहे हैं तो उसको हम मतलब किस ऑर्डर में हमको लेना है, ठीक है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मिष्ठान वगैरह पार्टियों में जाते हैं तो स्वीट डिश लास्ट में लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्रम विरुद्ध जो व्यक्ति, और यहाँ पे क्रम विरुद्ध का एग्जाम्पल क्या दिया, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया क्रम विरुद्ध। यहाँ पे क्या दिया है क्रम विरुद्ध, जैसे हमने आपको बताया था कि स्नान करने से पहले भोजन करना चाहिए। भोजन पहले क्या करना है, पहले भोजन करें पहले स्नान करें? तो पहले स्नान करना चाहिए, स्नान फिर स्नान। करना चाहिए। अगर उल्टा आपने कर लिया तो वो भी क्रम विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उल्टा कर लिया कि पहले खा लिया, पहले खा लेते हैं तब आराम से नहाएंगे, फिर आप नहाने जा रहे हैं तो वो भी क्रम विरुद्ध हो जाएगा, है ना। हर चीज जरूरी नहीं कि किताब से टीपिए, अपना भी कॉन्सेप्ट लगाइए, वो भी क्रम विरुद्ध हो गया। कहा गया है कि मलमूत्र का त्याग करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल चरक ने वही दिया होगा, मलमूत्र वाला ही दिया होगा, देखिएगा। हाँ, यज्ञान सृज्य गुणमूत्र, मतलब बिना मलमूत्र का त्याग लगे हुए अगर भोजन किया जा रहा है और बिना भूख लगे हुए, ठीक है ना। अगर भूख नहीं है तो भी भोजन अगर कर रहा है तो ये क्रम विरुद्ध में आ जाएगा। भुंक्ते यश्च अभुक्षितः तच्च क्रम विरुद्धम, ठीक है। और भूख मालूम होने पर, बहुत अधिक भूख लगी हो पर भोजन करता है तो उसे क्रम विरुद्ध कहा जाएगा। वो आया हुआ देखिए, भोजन करने का क्रम सुश्रुत ने इस प्रकार बताया है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 का ये श्लोक दिया हुआ। लिख लीजिएगा वहीं पे, आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 64 में, आचार्य सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 श्लोक नंबर 85-86। आहार काल वर्णन, आहार काल वर्णन। मलमूत्र का त्याग करने देने पर, मलमूत्र का त्याग कर देने पर
इंद्रियों के निर्मल होने पर इंद्रियों के निर्मल होने पर तथा शरीर के लघु होने का अनुभव होने पर, शरीर के लघु होने का अनुभव होने पर, उद्गार अत्यंत शुद्ध आने पर, उद्गार अत्यंत शुद्ध आने पर, मतलब वो अम्लीय उद्गार ना आए, इस तरीके का उद्गार बिल्कुल शुद्ध हो, तथा हृदय के अत्यंत निर्मल विदित होने पर, हृदय के अत्यंत निर्मल विदित होने पर, तथा अपान वायु के ठीक से निकल जाने पर, अपान वायु के ठीक से निकल जाने पर, मनुष्य को भोजन करना चाहिए, मनुष्य को भोजन करना चाहिए। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 64 में ही भैषज काल बताया है, हम आपको लिखा चुके हैं। उत्तर तंत्र 64 में ही भैषज काल का वर्णन है। एवं द्वादश अशन विचार, द्वादश अशन विचार, भोजन के 12 प्रकार, भोजन के 12 प्रकार का वर्णन उत्तर तंत्र 64 में। द्वादश अशन विचार, इसके पहले कभी सुना है ये शब्द? यस सर। यस सर। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और साथ ही साथ किस ऋतु में कैसे आहार का सेवन करना चाहिए, वो सब भी यहाँ पे वर्णन आया है। जब उत्तर तंत्र पढ़ने की बारी आएगी तब बताएंगे, ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं बताएंगे। कुसुमागम किस ऋतु को बोलते हैं? कुसुमागम वसंत, वसंत ऋतु। बसंत ऋतु। यहाँ विमर्श में आया था, जो लिखा दिया मैंने, जो उत्तर तंत्र 64 का विमर्श में लिखा है ना श्लोक, क्रम विरोध का जो विमर्श लिखा हुआ है, मैंने आपको लिखा दिया। अगला है परिहार विरोध। एक बार पूछा गया था यूपीएससी में परिहार विरोध का उदाहरण, तो याद रखिएगा परिहार में सुअर है, परिहार में सुअर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुअर के मांस को खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन, ये परिहार विरोध होगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन किससे होता है? ये वीर्य विरुद्ध से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, परिहार विरुद्धम तु वराही निषेव्यत यत सेवते उष्णम, उष्ण वस्तु को, उष्ण को देखते ही हमारा ध्यान वीर्य विरुद्ध पे जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे सुअर है वो परिहार विरुद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अगला जो है, जो सेकंड हाफ है, जो सेकंड हाफ है उसमें आया है उपचार विरुद्ध। घृतादिष्ट पीत्वा शीतम निषेवते, ये क्या है? उपचार विरुद्ध। हमने आपको जब स्नेहन पढ़ाया था तो वहां बताया था, एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था? घृत तैल वसा मज्जा के अनुपान के लिए एक ट्रिक बताया था, जिम, जिम बताया था, याद आ रहा है कुछ ऐसा जब स्नेहन पढ़ाया था? नहीं याद आ रहा? यस सर। उष्ण जल यूज मंड, मंड। तो
वहां पे लास्ट में लिखाया था कि अगर अनुपान देना ही अगर ये सब ना उपलब्ध हो तो उष्ण जल देना चाहिए। अगर उष्ण जल देंगे भी तो कुछ अपवाद बताया था कि भल्लातक और तुगलक में उष्ण जल नहीं देना है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि घृत आदि स्नेहों का प्रयोग करके अगर शीतल आहार का सेवन करा रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, उपचार विरोधी। क्योंकि हमको क्या बताया गया है कि स्नेहन देने के बाद उष्ण अनुपान देना है, उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है, और अगर आप वहां पे शीतल द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उपचार विरुद्ध हो गया। तो एक परिहार है, परिहार में सुअर का मांस है, सुअर का मांस प्लस उष्ण वीर्य औषधि अगर एक साथ दे रहे हैं तो परिहार विरुद्ध हो गया। और स्नेहन द्रव्यों का प्रयोग करने के पश्चात शीतल आहार का सेवन कर रहे हैं तो वो उपचार विरुद्ध हो गया। अगला देखिएगा पाक विरुद्ध। पाक विरुद्ध का मतलब क्या हो गया, दूषित एवं अनुचित लकड़ी से आहार को पकाना। पॉइजनस लकड़ी ले लिया, अगर उस पे आपने आहार पकाया तो आपका भोजन भी बेकार चला गया, है ना। चावलों को बिना पूर्ण पकाए यानी कि बिना पूरा भोजन पके, कच्चा कच्चा ही, कच्ची आलू कच्चा चावल ही अगर खिला दिया तो क्या हो गया, पाक विरुद्ध हो गया, जली जली रोटी दे दिया, है ना। ऐसी कोई गृहिणी मिल जाए कि खाना बनाने ही ना है ना, तो वो पाक विरुद्ध हो गया। इसके बाद आता है संयोग विरुद्ध। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने मधु और घृत पढ़ा था, उससे और संयोग विरुद्ध इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। कहाँ से कंफ्यूजन होता है, सुन लो मेरी बात। एक तो मधु और घृत हमारा वो मात्रा विरुद्ध है, उस पे हमारा कंफ्यूजन जाता है संयोग विरुद्ध से, तो ध्यान रखिएगा वो संयोग विरुद्ध नहीं है, ठीक है। तो क्या है, वो मात्रा विरुद्ध है। संयोग विरुद्ध का उदाहरण क्या है, दूध के साथ खट्टी चीजों का सेवन। हम जानते हैं दूध में नींबू डाल देंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। तो क्या गारंटी कि हम दूध का सेवन कर रहे हैं और उसके ऊपर से हम नींबू जैसा खट्टा चीज ले रहे हैं, वो पेट में जाकर नुकसान नहीं करेगा। जब एक्सटर्नली हम उसको सामने देख रहे हैं कि दूध को खराब कर दे रहा है तो वो अंदर जाके भी तो खराब कर देगा। तो ये जो दूध के साथ खट्टी चीजों को मना किया जा रहा है, ये संयोग विरुद्ध हो गया। दूध के साथ मछली का सेवन हमने किसका उदाहरण बताया था अभी, वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध का। कोई कंफ्यूजन होता है। और एक इसका उदाहरण और लिख लीजिएगा संयोग विरुद्ध का, एक अम्ल रस के साथ दूध तो दिया ही है, एक गुड़ और काकमाची भी लिख लीजिएगा। बेसिकली सुश्रुत ने सूत्र स्थान में वैरोधिक आहार बताया है, कायदे से वो भी आपको यहीं पे जाना चाहिए, जितना हो सकेगा बताएंगे, कल नोट करिए। गुड़ एवं काकमाची संयोग विरुद्ध। हृदय विरुद्ध, जो हमको अप्रिय हो वो हमारे हृदय के विरुद्ध। हमारे मन, हृदय जो होता है चेतना का स्थान होता है, मन का स्थान होता है, यानी जो मन के विरुद्ध है वो हृदय के विरुद्ध हो गया। जो जिसकी इच्छा हमको नहीं हो रही है वो हम नहीं, तो वो क्या हुआ, अगर कोई जबरदस्ती खिला रहा है ऐसी चीजों को तो वो क्या हो गया, हृदय के विरुद्ध। कोई वेजिटेरियन है, जबरदस्ती कोई उसको नॉन वेजिटेरियन मांसाहार दे रहा है तो क्या हो गया, हृदय विरुद्ध हो गया। एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने आपको समझाने के लिए बताया। इसके बाद आया संपद विरुद्ध, 17वां, जिस आहार या औषध द्रव्य में उचित रूप से रस उत्पन्न न हो। हम जानते हैं कि द्रव्य के विषय द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय में हम ये पढ़ते हैं, फिर वहां पे द्रव्य के भी 4 गुण बताया गया, क्या है, बहुता, तत्र योगोत्तम, अनेक विध, कल्पना, ऐसा कुछ, संपद, चतुष्को अयम, ऐसा कुछ करके हम लोग, वहाँ संपद एक शब्द आता है। संपद मतलब रस गुण वीर विभाग, इन सभी से वो संपन्न होना चाहिए वो द्रव्य। यहाँ भी क्या करें, उस आहार द्रव्य में रस आदि पूर्ण रूप से संपन्न हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि विकृत अवस्था में हो, तो उसको हम संपद विरुद्ध कर, अगर ऐसा नहीं है तो संपद विरुद्ध हो जाएगा। और विधि विरुद्ध क्या है, एकांत में भोजन करना चाहिए। एकांत में जो भोजन नहीं किया जाता है उसे विधि विरुद्ध माना जाता है। बहुत शोरगुल में भी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे बफर सिस्टम में, बुफेलो सिस्टम, दूध पड़े सब, है ना, वो तो बिल्कुल ही विरोधी आहार। मजा आता है जब सेमिनार में लोग बढ़िया बढ़िया पहुंचते हैं, फिर उसके बाद जैसे लंच टाइम हुआ सब दूध पड़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे सारा आयुर्वेद धरा का धरा। हॉल से बाहर निकले नहीं, ये अंदर क्या बोल रहे थे सर, आप अभी कुछ बोल रहे थे, बैठ के खाना चाहिए, एकांत में भोजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, पहले मधुर सेवन करना चाहिए, है ना, ये मिला के नहीं खाना चाहिए।
जाइए आप तो एकदम सब एकदम कौन कहाँ जा रहा है, रायता किधर जा रहा है, सब्जी किधर जा रही है, कोई समझ नहीं। वो जो बफर सिस्टम का प्लेट होता है वो भी पैरोधी आहार का सबसे अच्छा उदाहरण है। फिलहाल ये हो गया विधि विरुद्ध। एकांत में भोजन करने के लिए बताया गया है, बहुत शोरगुल में भोजन करना है ना, उसे विधि विरुद्ध समझना चाहिए। इस प्रकार से 18 प्रकार के इन नियमों का अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो वो पैरोधिक आहार में आ जाता है। इसके बाद है सामान्यतः विरुद्ध अन्न खाने से क्या क्या रोग हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला ये सांड है। आजकल बहुत अधिक मात्रा में लोग जो है इम्पोर्टेंसी से जूझ रहे हैं, उसका मेन कारण यही है पैरोधिक आहार। अगर लोग अपनी डाइट सही कर लें तो आधी बीमारी की जड़ तो वही है। वैसे भी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हमने आपको जब त्रयोपस्थम पढ़ाया तो बताया था कि आहार जो है पूरे आयुर्वेद में स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरा पड़ा है। तो ये क्या हुआ आपका, नपुंसकता है, अंधापन है, विसर्प है, जलोदर, एसाइटिस भी हो सकता है, विस्फोट, पागलपन, ये सब तमाम चीजें हैं। इसमें आप गलग्रह पांडु को अंडरलाइन करिएगा, आम विष को अंडरलाइन करिएगा। स्किन डिजीज में किलास और कुष्ठ, किलास यानी कि स्वित्र टाइप को, ग्रहणी को अंडरलाइन करिएगा। अम्लपित्त, संतानों में द्वेष, जो प्रोजनी डेवलप होगी नई आएगी वो उसमें भी द्वेष होगा। सुश्रुत के अनुसार अष्टमहागध, वात व्याधि, तमेहश्च कुष्ठ, अर्शो भगंधरः, अश्मरी मूलगर्भश्च तथैव उदर अष्टमम, अष्टावेदे प्रकृते दुश्चिकित्सा महागधा। ये 8 महागध बताए हैं सुश्रुत ने। चरक ने अष्टमहागध कहाँ बताया, इंद्रिय स्थान। चरक ने इंद्रिय स्थान में बताया। अब विरुद्ध आहार की चिकित्सा कैसे करेंगे, वमन विरेचन इत्यादि आया होगा, यानी कि संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा याद रखिएगा, वैरोधिक आहार की चिकित्सा में संशोधन एवं संशमन चिकित्सा की बात बताई गई है। इसी चैप्टर में आ जाइएगा, श्लोक नंबर 74। रस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं सर। यस सर। मधुर रस में जो मार्क करना है, स्नेहन, प्रीरण और प्रहलाद, इसको 3 को अंडरलाइन करिएगा श्लोक में। अम्ल रस में दंत हर्ष को अंडरलाइन करिएगा, दंत हर्ष। और विदाह आस्य कंठस्य, कंठ में और मुख में दाह किससे होगा, अम्ल रस से। यानी मुख में और कंठ में दाह किससे होगा, अम्ल रस से। ठीक है, और श्लोक के फर्स्ट हाफ में स्वेद को अंडरलाइन करिएगा कि अम्ल रस के सेवन से पसीना निकल आएगा। ठीक है, मिला कि नहीं मिला? यस सर। मिला सर। विदाह कहाँ कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अभी और जगह आएगा विदाह, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पीजी में पूछा जाता है किस रस से कहाँ पे विदाह होता है, तो हमने कहा मुख में और कंठ में किससे हो रहा है, अम्ल रस से। लवण में देखिए लास्ट में विदाहम मुखस्य, क्या आया, मुख में दाह हो रहा है, किससे, लवण से। मिला? यस सर। यस सर। और कटु रस में देखिए विदाह मुख नासा अच्छी संस्रावी, मुख, नासिका और नेत्र, यहाँ पे दाह किससे उत्पन्न हो रहा है, कटु रस। तो किससे कहाँ पे दाह उत्पन्न हो रहा है, ध्यान रखिएगा। रसानाम निपाते तदुपि, हम लोग पढ़े हैं रसो निपाते द्रव्याणाम विपाक कर्म निष्ठया। अभी पीछे पढ़े तो ध्यान दीजिएगा कि रसानाम निपाते ये कटु रस के लिए आया है, ये रस वाला या विपाक वाला श्लोक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये कटु रस के लिए आया है। फिर आ गया है प्रतिहंत निपाते यो रसनम सुरते न च। एक तरह से जो रस जिह्वा से संयुक्त होते ही जिह्वा की शक्ति को नष्ट कर देता है। रसनम स्वदते न च,
मतलब जिह्वा रस का ज्ञान नहीं कर पाता है ना, तो वो क्या है, तिक्त रस के लिए है। मुख वैशद्य शोष, मुख में विशुद्धता शोष प्रहलाद करने वाला होता है, ये तिक्त रस हो गया। और कषाय रस की परिभाषा क्या है, गला बंधने की तरह प्रतीत होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बघनातीव च यह कंठम, अंडरलाइन करिएगा। सुश्रुत सूत्र 40 का एक श्लोक है, पाको नास्ति बिना वीर्यात्, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखवाए थे सर। चलिए आगे बढ़िए। 518 नंबर, 82 नंबर, 82 नंबर श्लोक का हिंदी देखिएगा। दूध के साथ मछलियों को नहीं खाना चाहिए, मिला? यस सर। वीर्य क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों मधुर रस, मधुर विपाक और महाभिसंधि हैं, दोनों क्रमशः शीत और उष्ण वीर्य होने से विरुद्ध वीर्य। अभी यही हमने आपको बताया था वहां पे एग्जाम पे, याद आया? यस सर। यस सर। वीर्य है और दुग्ध जो है वो शीत वीर्य है, तो ये दोनों जो है एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वीर्य विरुद्ध है। तो आप इस एग्जाम्पल को वहां पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। विरुद्ध वीर्य होने से रक्त को दूषित करते हैं, यानी कि वीर्य विरुद्ध जो होते हैं औषध आहार जो होते हैं वो रक्त को दूषित करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले श्लोक 83 की लास्ट लाइन, मछली को यदि दूध से खाया जाए तो वह निश्चित रूप से रक्तज रोग को उत्पन्न करेगा, मिला? यस सर। यस सर। श्लोक में भी आया शोणित जाना, यानी रक्तज व्याधियां उत्पन्न करेगा अगर मछली और दूध को एक साथ सेवन करेगा। संयोग विरुद्ध के ढेर सारे एग्जाम्पल श्लोक नंबर इसी के बाद वाला देखो 85 में, ग्राम्य मांस, आनूप मांस, जलीय मांस को मधु, तिल, गुड़, दूध, उड़द, मूली, कमलनाल, अंकुरित धान के साथ न खाएं, क्योंकि ये सभी क्या है, संयोग विरुद्ध है। और क्या करेंगे, बाधिर्य, अंधापन और मूकत्व, ये सब पास करेंगे। अगला वाला जो है ये पूछा गया है, तदेव निकुचम च पक्वम न, ऐसा कुछ मिला श्लोक। पके हुए बड़हल को उड़द की दाल, गुड़ और घृत के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, धातु विरोधी है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, धातु वैरोधी, वैरोधिकत्वात्। पूछता है कि किसके विरोधी हैं, धातु के विरोधी। बीएचयू में पूछा गया था। ऊपर वाला श्लोक देखिए, कुष्ठ किससे किससे हो जाएगा, मूली, रसोन, सहजन, ये सब खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा करेंगे तो कुष्ठ हो जाएगा, मिला? यस सर। यस सर। यस सर। तुलसी के सेवन के बाद भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, कुष्ठ हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 520 पे 84 नंबर श्लोक के बाद देखिए, तो तुलसी को हाँ सच्चाई में तुलसी की पत्ती डाल के लोग पीते हैं। काहे इतना दिमाग लगाते हो? चाय की तुलना उससे काहे कर रहे हो? वो तो अंग्रेजों का दिया हुआ चाय कहीं आयुर्वेद में वर्णित है क्या? चाय कहीं सर। वर्णित है? कभी भी काढ़े में दूध डालने के लिए नहीं कहा गया है ना। अगर आप तुलसी और क्वाथ की बात कर रहे हैं तो कभी भी क्वाथ में दूध की बात नहीं की जा रही, उसको आप मिक्स मत करिए। गरम किया वो मधु मारक होता है, याद रखिएगा। शहद को कहीं भी कभी भी गरम करके सेवन नहीं करते हैं, कुछ अपवाद है, वाजीकरण में पढ़ाएंगे, वाजीकरण में छोड़ रखा है। वाजीकरण कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर मधु को गर्म करने के लिए कुछ योगों में बताया गया है ना। तो मधु को गर्म करके सेवन नहीं करना है। मधु और घी समान मात्रा में, मधु और आकाश का जल समान मात्रा में, मधु और कमल की डंडी जो होती है वो, मधु पीकर गर्म जल नहीं पीना चाहिए, है ना। भल्लातक और गर्म जल एक साथ नहीं लेना चाहिए, ये हम पहले ही बता चुके हैं जब स्नेहन में।
मट्ठे में पकाया हुआ कबीला, कबीला क्या होता है? कंपिल्ला। बासी मकोए काकमाची को बोलते हैं। लोहे के कील में गोदकर अंगार के ऊपर पकाया हुआ घास नामक पक्षी का मांस, ये सब हानिकारक होते हैं। तो देखिएगा सन्निपातिक ज्वर में मधु को नहीं देना चाहिए। अगले श्लोक वही विमर्श भी दे रखा है, सन्निपातिक ज्वर में शहद नहीं देना चाहिए। ज्वर में उष्ण क्रिया लाभकारी होती है, ज्वर में उष्ण क्रिया लाभकारी होती है, विमर्श उसका पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको वैरोधिक आहार के बारे में कुछ बातें बताई हैं, तो देखिएगा।